गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कहानी है जिसका नाम है श्रुति, और इस कहानी की लेखिका है ममता खर्रे। इस कहानी में हमें बताया गया है कि हमारे समाज में शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमज़ोर बच्चों को अनदेखा किया जाता है, अर्थात जिन बच्चों को कम सुनाई देता है या जो ऊंचा सुनते हैं या कोई विकलांग है या जिन्हें कम दिखाई देता है, उनकी अवहेलना की जाती है। अगर हम सभी मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करें तो वे अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यही इस कहानी में बताया गया। तो कहानी को शुरू करते हैं। फूल सी कोमल गोरी चिट्टी बच्ची को देखकर सभी का हृदय प्रसन्न हो उठा। घुंघराले काले बालों से ढका सिर और बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। 3 साल की स्तुति ने अपनी नन्ही छोटी बहन को प्यार किया तो मोहन मुग्ध हो गया। पत्नी शोभा से बोला, मैं इस बेटी का नाम श्रुति रखूंगा। स्तुति की बहन, श्रुति ठीक है ना? श्रुति नाम इतना प्यारा था कि शोभा को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। कुछ महीने बीते, श्रुति बड़ी होने लगी। उसकी चपलता और चंचलता सबका मन हर लेती। चपलता का मतलब भी चंचलता ही होती है। उसके खिलखिलाकर हंसने, उसके बोलने के प्रयास में मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालने पर जहाँ शोभा गदगद हो जाती, गदगद का मतलब खुश हो जाती, वहीं मोहन और शोभा को चिंताओं ने भी घेर रखा था। बात उस समय की थी जब श्रुति 5-6 महीने की थी। उसे सड़क की तरफ वाले कमरे में सुलाकर शोभा रसोई घर में खाना बना रही थी कि बम फटने जैसी एक भयंकर आवाज़ सुनकर उसके हाथ में पकड़ी कटोरी छूट गई। वह दौड़कर सोने वाले कमरे में गई। सोचा श्रुति इस आवाज़ से डरकर उठ गई होगी और रोने लगी होगी, किंतु कमरे में जाकर वह आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रह गई। श्रुति उसी करवट से सो रही थी जिस करवट वह उसे सुला गई थी। उसके मन में भय मिश्रित एक प्रश्न उठा, तो क्या श्रुति की श्रवण इंद्रियां कमज़ोर है? श्रवण इंद्रियां का मतलब होता है जी सुनने के अंग। क्या श्रुति बहरी है? शोभा की आंखें भर आई। हाय, इतनी सुंदर बच्ची अगर गूंगी बहरी हुई तो। शाम को मोहन जब ऑफिस से वापस लौटा तो शोभा को उदास देखकर बोला, क्या बात है, आज तुमने श्रुति और स्तुति को तैयार नहीं किया? लड़कियों की तबीयत तो ठीक है ना? चाय का प्याला मोहन के हाथ में पकड़ाते हुए शोभा बोली, तबीयत दोनों की ही ठीक है, ऐसे ही अभी तक तैयार नहीं कर पाई हूँ, अभी तैयार किए देती हूँ। बच्चियों को शाम के कपड़े पहनाकर स्तुति को जूता मोजा पहनाया। श्रुति को प्रेम से बिठाकर शोभा ने नौकर के साथ दोनों को सामने वाले पार्क में घूमने के लिए भेज दिया। तब तक मोहन भी दफ्तर के कपड़े बदलकर आ गया। एकांत पाकर शोभा रुआसी होकर बोली, आपने सड़क पर ट्रक खड़ा देखा है ना? हाँ, शायद उसका टायर फट गया है, पर उसके भयंकर धमाके से आपकी श्रुति न चौंकी, न जागी, न रोई। मोहन की समझ में कुछ नहीं आया। वह आश्चर्य से शोभा को देखता रहा, बोला, कुछ नहीं। शोभा आगे बोली, मैं उसे किनारे वाले कमरे में सुलाकर रसोई घर में खाना बना रही थी जब टायर फटा
अचानक हुए धमाके से मैं इतने जोर से चौंकी कि मेरे हाथ से कटोरी छूट गई। मैं भागकर कमरे में गई। मुझे डर था कि श्रुति चौंकी होगी और रोते रोते उसकी सांस उखड़ने लगी होगी, परंतु वहां जाकर देखा तो वह निश्चित होकर गहरी नींद में सो रही थी। इस धमाके का उस पर कोई असर नहीं हुआ। कहते कहते शोभा रो पड़ी। इतनी कहानी में हमें यह पता लगा है कि जहाँ पर श्रुति को सुलाया गया था वहीं पास में ही किसी ट्रक का टायर फट गया था, जिससे बहुत तेज आवाज़ हुई, लेकिन उस आवाज़ का श्रुति पर कोई असर नहीं पड़ा। तो यह सब बातें देखकर शोभा आश्चर्यचकित होगी और मोहन से ये सब बातें कह रही है। मोहन को भी सुनकर बड़ा दुख हुआ। श्रुति का प्यारा हंसता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। थोड़ी देर के लिए तो वह भी शोभा की तरह टूट गया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो श्रुति के होने पर स्तुति की देखभाल करने के लिए यहाँ आई हुई थी। जब मोहन ने उन्हें श्रुति के जन्म की सूचना दी थी तो वह मुंह बिचकाकर बोली, दो दो लड़कियां हो गई हैं, फिर भी तुम हंस रहे हो। तो क्या हुआ? लड़कियां मेरे लिए लड़कों से कम नहीं हैं। लड़के लड़की में भेद करना ठीक नहीं है। माँ, लड़कियों को भी तो पूरी शिक्षा देनी ही पड़ती है। फिर अब तो लड़कियां भी लड़कों की तरह नौकरियां कर रही हैं। तुम सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली जैसी सुप्रसिद्ध महिलाओं की शक्ति को झुठला नहीं सकती हो माँ। अरे बेटा, हर कोई सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी नहीं बन जाती। शादी ब्याह की चिंता भी तो करनी पड़ेगी। शादी ब्याह तो उन लोगों का भी हुआ था माँ, लेकिन ये सब तो आगे की बातें हैं। अभी तो हमें इन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना है। मोहन को अपनी माँ की कही ये बातें याद आने लगी। मन और अधिक उदास हो गया, परंतु वह हताश होने वाला आदमी नहीं था। हताश का मतलब होता है जी, हिम्मत हारने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने तय कर लिया था कि इस बच्ची की परवरिश में जरा भी ढील नहीं करेंगे। परवरिश का मतलब होता है जी पालन पोषण करना। उसी शाम वह श्रुति को कानों के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर टंडन के पास ले गया। डॉक्टर ने खूब ध्यान से भली प्रकार परीक्षण करने पर पाया कि बच्ची की श्रवण इंद्रियां 15% ठीक है और पास में की गई हल्की आवाज़ को वह सुन लेती है। बार बार एक ओर से आ रही आवाज़ की ओर भी उसका ध्यान चला जाता है, पर देर से। इस श्रुति के पास आवाज़ की जाए तो वह उसे हल्का सा सुन लेती है। डॉक्टर साहब का कहना था, अगर आप लोग मुँह पास करके बच्ची के साथ धीरे धीरे बात करें तो उसे सुन सुनकर शायद बोलने लगे। अभी तो श्रवण यंत्र दिया नहीं जा सकता, परंतु थोड़े दिनों बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी गई तो संभवतः इसकी सुनने की क्षमता बढ़कर 40% हो जाए। अगर वह बोलने लगी तो यह धारणा तो बदली ही जा सकेगी कि बहरा इंसान गूंगा भी होता है। वैसे इस तरह के कई उदाहरण हैं भी। डॉक्टर की बातों से शोभा और मोहन के मन में नया उत्साह जागा। नन्ही श्रुति से वे लोग खूब बोलने लगे। छोटी छोटी सी श्रुति बड़े जोरों से किलकारी मारकर हंसती और हाँ हाँ करती। मुँह से बुलबुलें निकालते हुए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करती तो माता पिता खुश हो जाते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। साल भर की श्रुति को देखकर डॉक्टर टंडन भी आश्चर्यचकित हो गए। वह न केवल मम, पापा, दीदी, दुद्दू, दादा, टाटा बोल लेती है, बल्कि बुलाने पर पास भी आ जाती है। मोहन और शोभा ने निश्चय कर लिया था कि श्रुति को भी स्तुति के साथ ही उसी के स्कूल में पढ़ने भेजेंगे। गूंगे बहरों के स्कूल में भेजकर उसके मन में किसी तरह की कुंठा को
जन्म ना लेने देंगे। कुंठा का मतलब होता है जी निराशा को। परंतु जितना ध्यान घर पर माँ बाप बच्चों पर देते हैं उतना स्कूल में कहाँ संभव है। नर्सरी स्कूल में भर्ती करने के थोड़े ही दिनों बाद श्रुति की शिकायतें आने लगी। उसे सुलेख में पूरे अंक मिले, किंतु श्रुतलेख में 50 में से 0। अध्यापिका द्वारा बोली गई गिनतियां वह पूरी नहीं लिख सकी, पर स्वयं जब लिखना पड़ता तो बिल्कुल ठीक लिख लिया। अध्यापिका को शक था कि उसे ने नकल तो नहीं की है। भी सुनने वाला जो भी काम था उसमें तो उसके नंबर 0 आते यानी कि 0 आते, और जो उसे खुद याद करके लिखना पड़ता था वो ने अच्छी तरीके से कर लेती थी, क्योंकि उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो कमज़ोर थी। इतनी छोटी सी बच्ची नकल करने का मतलब ही नहीं जानती, नकल क्या करेगी। शोभा अध्यापिका से मिली तो बोली, इसे सुनाई नहीं पड़ा होगा, आप इसे सामने वाली सीट पर बिठाइए, यह जरा कम सुनती है। अध्यापिका में संवेदनशीलता की कुछ कमी थी। संवेदनशीलता मतलब होता है जी भावुकता। आप तो देख रही हैं श्रुति और बच्चों से ज़्यादा लंबी है, उसे मैं आगे कैसे बिठा सकती हूँ, और यह थोड़ा नहीं बहुत कम सुनती है। आप इसे बहरों के स्कूल में डालिए, वही ठीक रहेगी, बोलती भी बहुत कम है। शोभा का मन बड़ा दुखी हुआ। जहाँ माँ बाप उत्साहित थे वहीं नर्सरी की अध्यापिका पूरी तरह उदासीन थी। वहाँ की प्रधानाध्यापिका ने भी शोभा से अनुरोध किया कि श्रुति को स्कूल से हटा ले। श्रुति सामान्य बच्चों के साथ नहीं चल सकती। शोभा ने समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भी उसकी सुनने की जो क्षमता कमज़ोर है उसको लेकर उसकी अध्यापिका और प्रधानाध्यापिका ने उसे कहा कि आप इन्हें किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दो। शोभा ने श्रुति को स्कूल से हटा लिया और घर पर ही उसे 2 साल तक पढ़ाती रही। 5 साल की श्रुति को गर्मियों में टाइफाइड हो गया। बीमारी लंबी खींची, वह बेहद कमज़ोर हो गई, और यह देखकर सबके हृदय को एक झटका सा लगा कि श्रुति के कान और भी अधिक खराब हो गए थे। श्रवण यंत्र का असर बहुत कम हो गया था, जबकि उसकी मशीन बहुत शक्तिशाली थी। छोटी बच्ची थी, इसलिए श्रुति को बीमारी से उत्पन्न शारीरिक कमजोरी पर विजय पाते देर न लगी। ठीक से फल खाए, भोजन किया तो पहले जैसे ही खेलने कूदने लगी, परंतु उसकी श्रवण शक्ति कम हो गई। शोभा और मोहन दुखी तो अवश्य हुए, किंतु हताश नहीं। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। श्रुति 7 साल की हो गई तो मोहन उसे स्तुति के स्कूल में भर्ती करवाया। घर पर शोभा के पास पढ़ने के कारण श्रुति को प्रवेश परीक्षा में कोई असुविधा नहीं हुई, बल्कि जब परीक्षा फल मिला तो उसके ही अंक हर विषय में सबसे अधिक थे। मोहन ने कक्षाध्यापिका से अनुरोध किया कि श्रुति का जरा ध्यान रखें और उसे सामने वाली सीट पर बिठाएं। इस बात का भी भरोसा दिलाया कि उनकी ओर से दी गई थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा प्यार श्रुति को नई दिशा देगा। वह पढ़ने लिखने में और बच्चों से कमज़ोर साबित नहीं होगी, परंतु उसे कम सुनाई पड़ता है, इसलिए हो सकता है उसे समझने में भी कुछ दिक्कत हो। श्रुति की नई अध्यापिका रेणु दीदी में उत्साह की कमी नहीं थी, मतलब जोश काफ़ी था। उन्होंने प्यारी श्रुति को अपने से चिपटा लिया, उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, यह आपने अच्छा किया कि सारी बातें बता दी, मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। यह लिप रीडिंग कर लेती है, केवल बहुत जल्दी में कही गई बात समझने में ज़रा परेशानी होती है। वह सब मैं संभाल लूँगी। बड़े निश्चिंत होकर मोहन और शोभा घर लौटे। निश्चिंत का मतलब होता है जी बेफिक्र होकर। उन्हें स्कूल का वातावरण, अध्यापिका का स्नेहिल स्वभाव संतोषजनक लगा। ऐसे बच्चों को प्यार की जरूरत होती है और साथ ही चाहिए सहानुभूतिपूर्ण बढ़ावा। अगर कोई उन्हें आगे बढ़ने के लिए निरंतर उत्साहित करता रहे
तो वे अपनी कमजोरी पर विजय पाने में सफल हो सकते हैं। और उनका सोचना ठीक निकला। रेनू दीदी से प्रेम और प्रोत्साहन पाते ही श्रुति में भारी बदलाव आ गया। साथ ही कक्षा के बच्चों के स्वाभाविक व्यवहार के कारण श्रुति के स्वभाव में भी निखार आ गया। वह स्कूल जाने के लिए ललायत रहने लगी। बड़े उत्साह से धैर्यपूर्वक अपना होमवर्क करती, कविताएं और पहाड़े याद करती। पहली ही परीक्षा में उसने बहुत अच्छे अंक पाए। केवल श्रुतलेख में उसके अंक कम थे। रेनू दीदी ने शाबाशी देते हुए कहा, श्रुति, तुमने तो सभी विषयों में बहुत अच्छे अंक पाए हैं, बस श्रुतलेख में कुछ शब्द छूट गए हैं। अगली बार इसमें भी तुम्हें जरूर अच्छे अंक मिलेंगे। एक दिन श्रुति ने स्तुति से कहा, दीदी, मेरी संगीत की टीचर मुझसे बहुत नाराज रहती है। क्यों? मैं कभी कभी गलत सुर में गा देती हूँ, इसलिए। असल में टीचर का गाया सुर सुन ही नहीं पाती हूँ। कौन सा गीत है? स्तुति के पूछने पर श्रुति ने जल्दी से गाने की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, मुझसे गाने के बोल भी गलत हो जाते हैं दीदी। स्तुति ने अपनी बहन को उदास पाया तो उसका हृदय पिघल उठा। बहन के फूले फूले गालों को दबाते हुए हंसकर बोली, मैं तुम्हें ये सभी गाने सिखा दूंगी, मुझे सब आते हैं। सच दीदी? हाँ। और सचमुच एक ही हफ्ते में स्तुति से श्रुति ने सारे गाने सीख लिए। संगीत की अध्यापिका ने जब उसे सही सही गाते सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। उससे भी ज्यादा प्रभावित किया श्रुति के सुमधुर कंठ स्वर ने, मतलब मीठा गाया उसने। एक सप्ताह बाद ही स्वाधीनता दिवस समारोह था, यानी कि 15 अगस्त। अध्यापिका ने श्रुति को ही समूह गान की प्रमुख गायिका चुना। रेनू दीदी ने तो श्रुति की प्रतिभा को पहचान ही लिया था कि उन्होंने श्रुति को देशभक्ति की एक लंबी सी कविता याद करने को दी, और जब उसे याद हो गई तब भाव भंगिमा के साथ अभिनय करते हुए कविता का पाठ करना सिखाया। भाव भंगिमा का मतलब होता है जी चेहरे के हाव भाव के साथ। इस अभिनय सहित कविता पाठ की बात को केवल यही दो जानती थी। रेनू दीदी की इच्छा थी कि श्रुति से कविता सब रंगमंच पर सुने। रेनू दीदी ने अपनी कक्षा के छोटे छोटे लड़के लड़कियों को लेकर एक नाटक भी तैयार किया। इसमें भी श्रुति की मुख्य भूमिका थी। वह अपने विद्यालय के बच्चों और अध्यापिकाओं तथा अभिभावकों को जता देना चाहती थी कि बहरापन उन्नति के पथ में बाधक सिद्ध नहीं हो पाता। लगन हो तो इंसान अपनी शारीरिक कमी पर विजय पा सकता है। आज 15 अगस्त का दिन था। श्रुति सुबह आंख खुलते ही शोभा से लिपट गई। बोली, मम्मी, आप और पापा जरूर आइएगा। पर बेटी, तुमने तो हमें बताया नहीं कि तुम क्या कर रही हो। मोहन ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, यह बात तो हमारे स्कूल में भी कोई नहीं जानता। आप लोग आइएगा तो खुद ही देख लीजिएगा। फिर शोभा से बोली, मम्मी, मुझे जल्दी से तैयार कर दो, हमें 8 बजे तक स्कूल पहुंचना है। आप लोग भी 9 बजे तक जरूर पहुंच जाना। झंडा फहराने के बाद मुख्य अतिथि का भाषण हुआ। तत्पश्चात छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। रेनू दीदी ही इस कार्यक्रम की संचालिका थी। छोटे छोटे लड़के लड़कियों के समूह गान से कार्यक्रम आरंभ हुआ। प्रधानाध्यापिका को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रुति ही नेतृत्व कर रही है। वे तो यही जानती थी कि लड़की बहरी है। अध्यापिकाओं की मीटिंग में रेनू गुप्ता के अलावा हर अध्यापिका ने बहरी लड़की को भर्ती कर लेने की शिकायत की थी। रेनू ही थी जो बार बार कह रही थी कि बच्ची को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने देना चाहिए, उसे अवसर मिलना चाहिए। वह बहरी जरूर है पर बोल लेती है। हमें उसकी इसी क्षमता को घिस मांझ कर गलत धारणाओं का मुंह तोड़ उत्तर देना चाहिए। आज उसे समूह गान में गाते देखकर प्रधानाध्यापिका को अच्छा लगा और श्रुति के माता पिता को भी। वे तो बोलना ही भूल गए थे।
श्रुति समूह गान का नेतृत्व कर रही है। चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, जरीदार वास्केट और टोपी तथा काजल से बनी पतली मूछें। क्या सचमुच यह उनकी ही श्रुति है? आमंत्रित अतिथियों के बीच पुराने नर्सरी स्कूल की प्रधानाचार्या और कुछ अध्यापिकाएं बैठी थीं। उन्होंने श्रुति को पहचान लिया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दूसरा आइटम समाप्त हो गया। तीसरे आइटम की घोषणा हुई। पर्दा उठा। फ्रॉक पहने कुछ बच्चियां गुड़ियों के साथ खेल रही थी। शोभा ने देखा उनके बीच श्रुति भी है, जिसके हाथ में सबसे सुंदर गुड़िया है। पर्दे के पीछे से नाटक की कहानी संक्षेप में बता दी गई थी, इसलिए शोभा और मोहन तुरंत समझ गए कि इंदिरा जी के बचपन की भूमिका श्रुति ही कर रही है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि कितने स्वाभाविक ढंग से श्रुति अपने संवाद बोल रही है, कितना सुंदर अभिनय कर रही है। जिस समय गुड़िया को आग में फेंकने के लिए वह बढ़ी, उसके भाव देखकर, उसकी नन्ही सी छाती से चिपटी गुड़िया को देखकर किसकी आंखें नम न हुई होगी। और फिर एक ही झटके में गुड़िया को आग में फेंक दिया तो चेहरे पर लेश मात्र भी दुख के भाव नहीं। दर्शकों की तालियों से बोझिल वातावरण गूंज उठा। भी चारों तरफ तालियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुख्य अतिथि कमिश्नर श्री रामनाथ सहाय ने जब सुना कि यह प्रतिभाशालिनी बालिका बहरी है तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। बिना सुने यह बच्ची बोल कैसे लेती है, इतना सुंदर गा कैसे लेती है, इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लिया इसने। नाटक समाप्त होते ही बड़ी कक्षाओं की ओर से एक नृत्य और गीत प्रस्तुत किया गया। अंत में जब फिर श्रुति का नाम घोषित हुआ तो फिर दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से नाट्यगृह गूंज उठा। इस बार श्रुति वही लंबी कविता जिसे रेणु दीदी ने तैयार करवाया था भावपूर्वक सुनाने लगी। उसने कविता पाठ इतने सुंदर, सहज और भावपूर्ण ढंग से किया कि सभी मुग्ध हो गए। कार्यक्रम समाप्त होते ही कमिश्नर श्री सहाय और कई अभिभावकों ने श्रुति के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। सभी श्रुति के माता पिता से मिलना चाहते थे। अब तक सभी को पता चल चुका था कि श्रुति बिल्कुल नहीं सुन सकती। श्रुति स्टेज से उतरकर रेणु दीदी के साथ अपनी प्रधानाचार्य के पास आई। अभिवादन किया तो उनसे रहा नहीं गया। श्रुति को गोद में उठाकर चूमते हुए बोली, तुम तो बहुत होशियार, हमें तुम पर गर्व है। उसके बाद तो हर कोई श्रुति को हाथों हाथ लेने लगा। शोभा और मोहन पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। सभी उनकी तारीफ करने लगे। उनके प्रयासों का ही फल था कि श्रुति ने अपनी इस शारीरिक कमी पर विजय पाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। सारी अध्यापिकाएं रेणु को बधाई दे रही थी। रेणु ने सच ही कहा था। उसने बच्ची में छिपी प्रतिभा को पहचानने में तनिक भी भूल नहीं की थी। रेणु से जब शोभा और मोहन मिले तब कृतज्ञता से उनकी आवाज़ रुंध होगी, मतलब एहसानमंद हो गए। उनकी आंखें छलछला रही थी, मतलब आंखों में आंसू थे। रेणु भी बहुत खुश थी। अपने परीक्षण में वह पूर्ण सफल हुई थी। शोभा का हाथ पकड़ते उसने कहा, बस आपकी छलकती आंखें ही मेरे लिए काफ़ी हैं। श्रुति को जिस मार्गदर्शन की जरूरत थी वह हमने कर दिया है, परंतु यह मत भूलिएगा कि उसे अब भी हमारी ज़रूरत है। हमें तो उसके साथ चलना होगा। और नर्सरी की अध्यापिकाएं वे सब शर्म से मुंह छिपा रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बच्ची को बहरी बताकर अपने स्कूल से निकालने के लिए कहा था। छी, एक नन्ही सी बच्ची को उन्होंने बहरी के स्कूल से निकाल दिया था। आज वही बच्ची सबके गले का हार बन गई है। स्तुति और श्रुति के साथ घर लौटते समय शोभा और मोहन को लग रहा था कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ को लांघकर अब वे समतल मैदानी जगह पर आ गए हैं। आगे का रास्ता पहले जैसा कठिन और थका देने वाला नहीं होगा। स्टूडेंट, ये है आपकी पूरी कहानी। इसमें ज्ञान से भरी हुई बात लिखी गई है, बूंद बूंद ज्ञान, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने
देखने होंगे। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी व्यक्ति में अगर सीखने की इच्छा हो, उसे सुविधाएं मिले या उसे सहयोग किया जाए तो वह व्यक्ति भी विशिष्ट या महान बन सकता है। स्टूडेंट, यह है आपकी पूरी कहानी। अब इस कहानी में आए शब्द अर्थों को आप याद करोगे। बीच में से अगर कोई कठिन शब्द आ जाते हैं उनको भी आप देखोगे, मुहावरे भी याद करोगे। इसके अलावा मौखिक प्रश्न आपको कॉपी में नहीं करने हैं, लिखित प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको बुक में ही करने हैं। भाषा संबंधी प्रश्न भी आपको बुक के अंदर ही करने हैं। इनको करने से ये फायदा होगा कि ग्रामर हमारी साथ साथ होती जाएगी। स्टूडेंट, अगले पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।